हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कोशिका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें भी कोशिका से ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तथा इस दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका से रिलेटेड जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं या आगामी आने वाली परीक्षा उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशंस होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं और लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आपके सामने चार ऑप्शन है। जेनेटिक्स कोड की खोज के लिए, दूसरा ऑप्शन है रक्त के समूहन के लिए, तीसरा ऑप्शन है डीएनए के खोज के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका एड्स के विषाणुओं की पहचान के लिए। तो आप इसमें खुद दिमाग लगाइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक्स कोड की खोज के लिए। किसके लिए मिला था? जेनेटिक्स कोड की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रा क्या है? चार ऑप्शन है, विटामिन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स, चौथा ऑप्शन है वसा। आप इनमें से देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डीएनए का प्रत्येक चक्राकार रचना में 10 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक चक्राकार रचना में 10 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार, पेंटोजन शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। इनमें से ये तीन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी, ये निम्न है, इससे आप ये न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? अर्थात बच्चे के पिता के निर्धारण के लिए इनमें से कौन सी जाँच की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लड ग्रुप, बी है टिश्यू कल्चर, सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डी है थ्रू जेनेटिक्स कोड। तो अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो दोस्तों, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही हम बच्चे के पिता का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का आकार कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नियमित आकार का, दूसरा ऑप्शन है सर्पाकार के, तीसरा ऑप्शन है अनियमित आकार के, चौथा ऑप्शन है त्रिशंकु आकार के। आप इनमें से देख सकते हैं दोस्तों कि इनमें से सही आकार पूछा है। क्या पूछा है आपसे? सही आकार क्या है? तो आकार की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्पाकार। क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सर्पाकार, क्योंकि इससे जो जीन्स होते हैं दोस्तों, प्रत्येक कोशिकाओं के गुणसूत्र में विद्यमान वंशागति इकाइयों के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन्स होते हैं, प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन्स होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जीन डीएनए के बने होते हैं। और इसके लिए जॉन सॉन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द की उत्पत्ति की थी। सर्वप्रथम किसने? जॉन सॉन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द की उत्पत्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रिस्टले, मॉर्गन, हरगोविंद खुराना, वाटसन और क्रिक। तो आपका दोस्तों सही ऑप्शन होगा वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने ही डीएनए का मॉडल दिया था। क्या दिया था? संरचना का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दें कि 1953 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1953 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा प्रसिद्ध पत्रिका एक निकला था। उस समय 1953 में एक प्रसिद्ध पत्रिका था नेचर।
उसमें छपा हुआ एक लेख जिसमें जेम्स वाटसन और फ्रांस के क्रिक ने पहली बार डीएनए की की द्विकुंडली कितना रचना थी, द्विकुंडली रचना इसको बोलते हैं। कभी पूछता है दोस्तों द्विकुंडली संरचना था। उस संरचना को उन्होंने उस पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका का नाम था नेचर, याद रखिएगा नेचर पत्रिका, और इस पत्रिका में उन्होंने इसको छापा था, जिसके लिए उनको द्विकुंडली मॉडल डीएनए का देने का प्रयास किया था। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है कि 1953 में, ध्यान दीजिएगा 1953 में जो प्रसिद्ध पत्रिका नेचर था उसमें जेम्स वाटसन और क्रिक द्वारा पहली बार मॉडल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक में निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे बनाया गया था। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक में बोला कि 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से किसको सर्वप्रथम बनाया गया था। पहला है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, दूसरा है ट्रांसजेनिक चूहे, तीसरा है ट्रांसजेनिक गाय, चौथा है ट्रांसजेनिक बकरी। इनमें से किसको बनाया गया था। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्या हुआ था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया था, इसी को सर्वप्रथम बनाया गया था। इससे रिलेटेड जानकारी को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कब बनाया गया था, 1973 के अंतर्गत बनाया गया था। जबकि चूहे को इस विधि द्वारा चूहे को ही बनाया गया था, लेकिन ये चूहे को 1974 में, साल भर के बाद 1974 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका का सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है। इनमें से आपको बताना है किसकी जो कोशिका सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका मानी जाती है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है वायरस। तो आप इसमें देखिए किसकी सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, माइकोप्लाज्मा इसकी सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। दोस्तों माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या होती है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसे ध्यान देखिएगा, कभी कभी पूछता है इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। किसको, माइकोप्लाज्मा को। यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग को। आपको इतना तो पता होगा। यहाँ बता देते हैं शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के चारों ओर उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इसको आपको जानना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लव। इनमें से सही ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों तो लवक होगा। क्या होगा, लवक होगा, जो कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं। लेकिन पौधों की कोशिकाओं में तो पाए जाते हैं लेकिन जानवरों में नहीं पाए जाते, क्योंकि लवक केवल पादपों में अर्थात पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों के विनिमय किसके द्वारा होते हैं, अर्थात गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है स्टोमेटा, दूसरा है लेंटिकल्स, तीसरा है क्यूटिकल और आपका चौथा ऑप्शन है नन। तो चौथा ऑप्शन नन है। तो अब इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा। अगर गैसों का विनिमय की बात करें दोस्तों इसका रंध्र होना चाहिए सही ऑप्शन, जो कि इसमें नहीं है। तो आपका अगर इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन नन होगा। क्या होगा, नन होगा।
रंध्र होता है इसका दोस्तों, जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से ये गैसों का विनिमय करता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन से नेक्स्ट है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है क्लोनिंग पद। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पर्यावरण, जनन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है व्यापार। तो आपका इनमें से अगर सही ऑप्शन की बात करें तो जनन विज्ञान इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होगा? जनन विज्ञान इसका सही ऑप्शन, इसको क्लोनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित पद। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर से दोस्तों, रिपीट हो गया, इसका भी जनन विज्ञान होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। बच्चा माँ के गर्भ में बेटा पढ़ रहा है या बेटी, या माँ के गर्भ में बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर निर्भर है। तो हमारे समाज में दोस्तों वैसे बहुत सारी आम भ्रम है कि कोई माता में कमी होती है जिसके कारण बार बार माँ बेटी को जन्म दे रही है या बेटा को जन्म दे रही है, क्योंकि सारा का सारा माँ के अंदर कोई कमी नहीं होती है, और कमी होती है तो पिता के ऊपर कमी होती है, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर बेटा होगा या बेटी होगी केवल पिता के ऊपर निर्भर करता है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर। इसे माता पर नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन होगा पिता पर, केवल पिता के ऊपर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी। इसको आप जानते होंगे, तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं। अगर माँ की बात करें, अगर माँ है, देखिए इधर पिता है, तो माता के पास गुणसूत्र दोस्तों केवल XX होते हैं और पिता के पास XY होता है। अगर XX मिले तो यहाँ XX बनते हैं। जब XX बनेंगे दोस्तों तो आपका लड़की होती है ना, लेकिन जब X मिले और पिता के Y मिले तो यहाँ बना XY, तो ये यहाँ लड़का हुआ। तो आप दोस्तों खुद गौर करिए कि माँ दोनों कंडीशन में X का योगदान करिए, लेकिन पिता दोनों कंडीशन में अलग अलग योगदान कर रहा है। अगर लड़की बनना है तो पिता का योगदान X का होगा, और लड़का बनना है तो पिता का योगदान Y का होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में माँ का कॉमन योगदान है XX का, तो इसमें हम सीधा कह सकते हैं कि लड़का होना या लड़की होना माता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, देखिएगा, हवा, आग, पानी, कीट। इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसके लिए आग होगा दोस्तों। क्या होगा? आग। आग से तो परागण होगा नहीं, अब परागण होगा तो इन्हीं तीनों माध्यम से, हवा से, पानी से और कीट के माध्यम से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद देखिए, अगर दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकता की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसका सही ऑप्शन होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने ही आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। इनको आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, इनको क्या बोलता है, आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किससे लिया जाता है। अगर कोशिकाओं में तत्कालीन बहुत जल्दी ऊर्जा हमको लेना है तो इनमें से किस चीज़ को लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका प्रोटीन, सेकेंड है विटामिन सी, थर्ड है सुक्रोज और आपका फोर्थ है ग्लूकोज। तो इनमें से कौन सा होगा। तक सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ग्लूकोज। आप लोग अक्सर देखेंगे दोस्तों कि जब कोई धावक होता है ना, जब धावक दौड़ कर आता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर एकाएक एनर्जी को बहुत जल्दी प्रोडक्ट करता है, रिप्रोडक्ट करता है। हमको ज़्यादा एनर्जी जल्दी देना होता है, ज़्यादा हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से एनर्जी देना होता है, तो ग्लूकोज बहुत जल्दी काम करता है। ज़्यादातर ये धावकों को या खिलाड़ियों की दी जाती है, अक्सर आप लोग देखे होंगे, ये इसीलिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। जो पौधा का होता है ना कोशिका, उसमें पावर हाउस किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें पौधों के लिए बोला है तो
तो पौधों के लिए बोला है, तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पौधे का पावर हाउस, जो पौधे होते हैं उनके कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिका श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होता है। यहाँ सबको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक की इकाई क्या है। इसकी आनुवांशिक की इकाई, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुणसूत्र, सिस्ट्रॉन, नेक्स्ट है डीएनए और इसकी नेक्स्ट है जीन। इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा? अगर सही ऑप्शन की बात करें, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यही आनुवांशिकता की इकाई है ना। तो अगर जीन की बात करें दोस्तों, तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी एक अति सूक्ष्म संरचना होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। जीन ही होता है दोस्तों जो माता पिता के गुण को बच्चों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये जीन का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन से पूछा है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है निट्रा का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों का अध्ययन। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, आनुवांशिकी में जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। वनस्पति और कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर हमसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका और प्लाज्मा। आप इसमें से 4 ऑप्शन से चूज करिए कि सही ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें सही ऑप्शन की, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति ही है जो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करता है, क्योंकि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होती है और प्राणियों में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। यही इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। दिया है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का पालन आपके सामने 4 ऑप्शन है, डार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने और मेंडलिफ ने। इनमें से किसने किया था? तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये कोशिका से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये बार बार एग्जाम में आते हैं या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे का पेपर होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण है, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हमने इस सेशन में क्वेश्चंस लिया है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।